जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो है रेस्पिरेशन प्रोसेस के ऊपर, कि रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है और ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। फिर हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की और ह्यूमन ब्रीथिंग की। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो उसके लिए हम बात करें कि रेस्पिरेशन, है ना, क्योंकि हमें ये सिस्टम समझना है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हम ये बात करें कि ये काम कैसे करता है, क्या चीजें होती है या किस तरह के रेस्पिरेशन टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने से पहले, ताकि हमको कम से कम ये पता हो कि इस सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? अपने एक छोटा सा सिस्टम ले तो अपने कहते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, सिंपल सी प्रोसेस बोले तो हम, इन विच एनर्जी इज लिबरेटेड। मीन्स एक प्रोसेस है जिसके अंदर फूड जो है वो डिकम्पोज होगा, टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा उसका, और एनर्जी लिबरेट होगी। और जो एनर्जी लिबरेट होती है उसका यूज हम लोग करते हैं। मान लीजिए हमने खाना खाया है ना, और खाना खाया तो उसका क्या फायदा हुआ हमारी बॉडी को? उससे ये फायदा हुआ कि जो खाना हमने खाया वो स्टोर हुआ हमारे सेल्स के अंदर, जहां पर ऑक्सीजन की हेल्प से उसे ब्रेक डाउन किया जाएगा, उसे तोड़ा जाएगा, एंड द एनर्जी विच इज लिबरेटेड और रिलीज्ड बाय दिस ब्रेक डाउन इज यूटिलाइज्ड टू डू आवर डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। हमारे अलग अलग टाइप के बॉडी फंक्शंस को करवाने के लिए वो काम आएगी। ठीक है, अब हम कहें कि ये तो रेस्पिरेशन की बात की मैंने कि कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में टूटेगा और एनर्जी लिबरेट होगी। तो हम कहें कि एक तो हम कहते हैं ब्रीथिंग, एक होता है रेस्पिरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ब्रीथिंग का मतलब है सांस लेना, टू रेस्पायर ओनली, मीन्स हमने ऑक्सीजन अंदर ली और CO2 बाहर छोड़ी, दैट इज ओनली ब्रीथिंग, ये ब्रीथिंग है। बट रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग भी होगा और ब्रेक डाउन ऑफ फूड भी होगा, यानी हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन भी होगा, सेल के अंदर फूड कैसे ब्रेक डाउन होता है वो भी इसमें होगा। ठीक है, तो हमें कहें कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में इसका मतलब डिफरेंस है, अंतर है इन दोनों में। कैसे है, क्या है? ब्रीथिंग मीन्स ओनली इनहेल और एक्सहेल, मतलब हम क्या करें, ब्रीथिंग का मतलब क्या है? सिर्फ सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। बट रेस्पिरेशन इंक्लूड ब्रीथिंग एज वेल एज सेलुलर डिकम्पोजिशन, यानी सेल के अंदर जो डिकम्पोजिशन होता है वो भी इसके कारण ही होता है। मीन्स ब्रीथिंग ओनली फिजिकल प्रोसेस है, सिर्फ फिजिकली है, सांस अंदर और बाहर, इतना फिजिकल प्रोसेस है। बट हम ये कहें कि रेस्पिरेशन फिजिकल भी है एज वेल एज केमिकल भी है, मीन्स बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि वहां पर ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन भी होगा सेल के अंदर, जिससे एनर्जी रिलीज होगी। अब ये एनर्जी जो रिलीज होती है वो एनर्जी कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, ये डिपेंड करता है कि रेस्पिरेशन किस तरह का है। मीन्स टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, there are two types of respiration, aerobic and anaerobic respiration। सिंपल सा है कि एरोबिक का मतलब और एनारोबिक का मतलब बहुत ही आसान है, नाम से मतलब एरोबिक मीन्स एयर, एयर मीन्स हम कहें O2 की प्रेजेंस में, ये O2 की प्रेजेंस में होगा और ये O2 की एब्सेंस में या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज अ काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इन विच कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ स्टोर्ड फूड इज देयर, यानी स्टोर्ड फूड का कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगा यहाँ पर, यानी जो फूड हमने खाया जो सेल के अंदर स्टोर है उसका कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड हियर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड इज मोर, और जो एनर्जी होती है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लिबरेट होती है ऑक्सीजन की हेल्प से वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और ज्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी को रिलीज करता है। अब यहां पर हम कहें कि प्रोसेस क्या होती है, कोई भी हम बात करते हैं तो प्रोसेस क्या होती है तो पूछेंगे अपने। तो एरोबिक प्रोसेस जो होगी, ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं एरोबिक की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसके अंदर क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा, ठीक है, ग्लूकोज,
ठीक है, जो हम कहते हैं कि फूड लेते हैं हम लोग, वो फूड हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, बट ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट ग्लूकोज डिकम्पोज्ड, ओके, इन साइटोप्लाज्म, कहां पर? साइटोप्लाज्म के सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये डिकम्पोज होगा, 1 मॉलिक्यूल होगा। कितना होगा? 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिकम्पोज होगा एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 मोल, 1 मोल एंड 2 मोल लिख देते हैं अपने यहां पर। पायरुवेट और पायरुविक एसिड बनता है इससे। पायरुविक एसिड कितने? 2 मोल। अब समझ जाइए कि 1 से 2 बने हैं, इसका मतलब डिकम्पोज हुए, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और यहां पर होते हैं 3 कार्बन। ये फर्क है, डिफरेंस भी है कि ग्लूकोज 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, वेयर एज पायरुविक एसिड इज 2 कार्बन स्ट्रक्चर। तो जो पहली प्रोसेस हुई वो होगा ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन, कहां पर? साइटोप्लाज्म में, जिससे वो क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड बनाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस। अब एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूं कि ये जो प्रोसेस है जिसे आपने ग्लाइकोलाइसिस कहा, ये एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों के अंदर होता है। मतलब एरोबिक में भी होगा, एनएरोबिक में भी होगा, दोनों में होता है ये। हाँ, डिफरेंस ये है कि एरोबिक के अंदर यहां पर जो एनर्जी है वो ज्यादा लिबरेट होती है और एनारोबिक में एनर्जी कम लिबरेट होती है। ये डिफरेंस है। मतलब ये स्टेप जो है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, ये एनारोबिक में भी है और एरोबिक में भी है। बट एरोबिक प्रोसेस के अंदर यहां पर एनर्जी निकलेगी ज्यादा और एनारोबिक में एनर्जी निकलेगी कम। ठीक है, यदि हम थोड़ी सी हायर क्लास पे जाएं तो अपने कहते हैं कि यहाँ नेट बेनिफिट होता है एरोबिक के अंदर 8 एटीपी का। एटीपी है ना, आपने सुना होगा एटीपी, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी बोलते हैं हम इसको, है ना, क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने। तो ये एटीपी एनर्जी जो करेंसी है वो कितनी लिबरेट होती है? तो लिबरेशन तो अलग है, हम नेट बेनिफिट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो नेट बेनिफिट एरोबिक के अंदर तो होता है 8 मॉलिक्यूल का और एनारोबिक में 2 मॉलिक्यूल एटीपी बनते हैं, यानी एनर्जी कम बनती है एरोबिक में, एनारोबिक में सॉरी। ठीक है, एरोबिक में एनर्जी ज्यादा बनेगी। तो पहला प्रोसेस दोनों में हुआ, चाहे ऑक्सीजन है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा कि एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन यानी एरोबिक प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कितने एटीपी? 8 एटीपी बनते हैं, जबकि एनारोबिक में सिर्फ 2 एटीपी ही बन पाते हैं। अब आगे क्या होगा? यदि एरोबिक प्रोसेस है तो क्या होगा, एनारोबिक है तो क्या होगा? ठीक है, उसके बेस पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहले हम करते हैं एरोबिक के बारे में। यदि ये प्रोसेस एरोबिक होगी, क्या होगी? एरोबिक होगी, तो ये पायरुविक एसिड कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर एंड लिबरेट एनर्जी। क्या लिबरेट कर देगा? एनर्जी। एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर लिबरेट होती है यहाँ पर। इस चीज का हमें ध्यान रखना है हमेशा कि एरोबिक के अंदर एनर्जी क्या लिबरेट होगी? ज्यादा लिबरेट होगी। ठीक है, तो कंप्लीट डिकम्पोजन हुआ एरोबिक में, जबकि एनारोबिक प्रोसेस के अंदर 2 तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये 2 टाइप से हो सकता है। ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट है ही नहीं, या तो हम कह रहे हैं एरोबिक मींस O2 प्रेजेंस है। ठीक है, और यहां हम कह रहे हैं है ही नहीं, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो सही पर कम है, तो क्या होगा? ठीक है, ये जनरल किसी भी सेल के अंदर हो जाएगी। है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, एब्सेंट है, तो ये प्रोसेस देखी गई है यीस्ट के अंदर, जहां पर इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन होगा पायरुविक एसिड का आगे और उससे बनेगा एल्कोहल। क्या बनेगा? एल्कोहल। और एनर्जी भी निकलती है CO2 के साथ, पर एनर्जी बहुत ही कम। ठीक
ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन ये बताया गया हमारी मसल्स के अंदर, क्या बताया गया, मसल्स के अंदर, और वहां पर एक कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्या नाम है, लैक्टिक एसिड। कभी कभी हम जो है ना दौड़ते हैं और कुछ देर दौड़ने के बाद थक जाते हैं, क्यों थक गए हम, है ना, क्यों थक गई, क्योंकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है हमारी मसल्स तक पूरी नहीं पहुंच पाती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं पहुंचेगी तो वहां पर क्या होगा, पायरुविक एसिड से लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, और मसल्स जो है वो क्या हो जाएगी, थक जाएगी, फिर उसमें स्ट्रेन आने लगेगा मसल्स में। फिर हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, जैसे रेस्ट करेंगे वापस ऑक्सीजन पूरी सप्लाई होने लगेगी और फिर से जो कंप्लीट डिकम्पोजिशन इसका होने लगेगा और एनर्जी, वापस एनर्जेटिक हो जाएंगे, वापस एनर्जी मिल जाएगी हमें और फिर दौड़ना शुरू कर देंगे हम। और अल्कोहल जो है वो यीस्ट के अंदर बनता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनता है। इस प्रोसेस का नाम भी है, जैसे हमने कहा साइटोप्लाज्म में होता है तो ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे, ये प्रोसेस भी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। बट ये जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में ना होकर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और इसे यानी ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसे बोलेंगे क्रेब्स साइकिल। क्या बोलेंगे, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो ये तो एक मैंने जनरल बताया कि रेस्पिरेशन जो है उसमें दो तरह से होता है रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग ये हुआ कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो पहले ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली डिकम्पोज होता है। तो अब कैसे होगा, तो ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में बनेगा by the process of glycolysis in cytoplasm. Then this pyruvic acid converts into CO2, H2 and gives a huge amount of energy, a lot of energy, ठीक है, by the process of Krebs cycle in माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। But if oxygen is absent, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, ग्लूकोज फर्स्ट डिकम्पोज इनटू पायरुविक एसिड cytoplasm and through glycolysis and becomes alcohol and CO2 and a small amount of energy where in yeast, and in the lack of oxygen that glucose first decomposed into pyruvic acid, then in muscles it converts into lactic acid। जो हमारी मसल्स जो है उसके अंदर थकावट जो हमें हो जाती है उसको शो करता है। तो ये तो हुआ कि रेस्पिरेशन का टाइप क्या हुआ। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की एंड ब्रीथिंग प्रोसेस की, कि रेस्पिरेशन कैसे होगा और ब्रीथिंग कैसे होता है। मतलब रेस्पिरेशन कैसे होता है हम इसको ब्रीथिंग के फॉर्म में बता रहे हैं, और जो आगे का प्रोसेस है कि एक शॉर्ट के अंदर वो हम बता चुके हैं पहले। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक छोटा सा डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है जो क्लास 10th के लिए होता है, क्योंकि इसके आगे भी है चीजें, ठीक है, वो थोड़ी हायर क्लासेस के अंदर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम कहें माउथ कैविटी और नेसल पैसेज, यानी नोज जो है और माउथ जो है वहां से एयर हम अंदर ले सकते हैं। दोनों से जब एयर अंदर ले जाएगी तो एयर जो है मॉइस्ट हो जाती है, गीली हो जाती है, जिससे उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह है वो हैवी हो जाए और वहीं चिपक जाए। इवन नोज के अंदर हमारे हेयर्स होते हैं और म्यूकस सीक्रेट होता है जिसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, जर्म्स होंगे, जस्ट डस्ट पार्टिकल चिपक जाएंगे ताकि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर ना कर सके, ठीक है, उसके प्रिवेंशन के लिए होता है, बचाव के लिए होता है। Then both the nasal passage and mouth cavity opens here in pharynx। किसमें ओपन होंगे, pharynx के अंदर ओपन होंगे। pharynx से वहां पर दो चीजें होती है जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा, ठीक है, कि pharynx जो है उसमें दो एरियाज होते हैं, दो ट्यूब्स होती है ना। एक जो ट्यूब है उसे तो बोलते हैं ट्रैकिया और दूसरे को बोलते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस चली जाएगी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ट्रैकिया जो है जब ओपन होती है, ठीक है, फेरिंक्स के अंदर, सॉरी फेरिंक्स से जो है ट्रैकिया में जब पैसेज ओपन होता है रेस्पिरेशन का, तो उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगी, क्या बोलते हैं उसे, एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं उसे, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या काम करता है, एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनसाइड द ट्रैकिया।
ट्रैकिया के अंदर फूड के एंटर होने को रोकेगा, क्योंकि फ्लैप लाइक है, कार्टिलेजनस है, जैसे फूड ऊपर से आएगा वो धक्का देगा उसको, ट्रैकिया को वो कवर कर देगा ताकि फूड अंदर ना जाए। और कहाँ चला जाएगा? फूड पाइप में, यानी ओएसोफेगस में। आपने देखा हो कभी कभी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अचानक ऐसा लगता है खांसी आना शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है कुछ फंस गया हो। एक्चुअली में उस समय क्या होता है कि बाई चांस ऐसा हो गया कि हमारा कुछ फूड पार्टिकल या लिक्विड का पार्ट जो है वो ट्रैकिया में पहुंच जाता है, तो उससे क्या होता है, खांसी आती है और वो पार्ट बाहर निकाल दिया जाता है, इसीलिए होता है। फिर जो ये रीजन है फेरिंग्स का, जहां पर हम कहें कि ये ओपन हो रहा है, ठीक है, ट्रैकिया में और ओएसोफेगस में, उसी जगह पर एक वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स होता है। मैं बोल रहा हूं, है ना, वो कौन चीजें हैं जो मुझे बुलवा रही है? लैरिंग्स का एरिया, वॉइस बॉक्स, वहां पर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, कॉर्ड होते हैं, रिबन के जैसे पट्टियां होती है, ठीक है, एयर प्रेशर के कारण वो वाइब्रेट होती है एंड दे प्रोड्यूस साउंड। और वो क्या प्रोड्यूस करेगी? साउंड। वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड, ठीक है। अब लैरिंग्स जो है नीचे जाएगा, रन डाउन इन ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ट्यूब्स नेम ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आगे ब्रोंकियोल्स के अंदर ऐसे आगे आगे डिवाइड होती जाएगी, ठीक है। तो ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाएगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ऐसे चलती रहेगी ये तो। बट मेन चीज क्या है कि जब ट्रैकिया है और ब्रोंकाई जो है वहां पर एक कुछ रिंग्स दिखाई दे रही हैं। यदि अपने नोटिस करें तो अपने नेक के अंदर, गले के अंदर कुछ रिंग्स सी यानी रफनेस से दिखाई देगी हमें। ये सी शेप के कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स होते हैं, सी शेप के, राउंड नहीं होगा, पूरा रिंग नहीं होगी, ओनली सी शेप के इस तरीके से रिंग्स होते हैं। राउंड क्यों नहीं है? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पीछे से प्रोटेक्शन किसका है? इसका एलिमेंट्री कैनाल का है, और एलिमेंट्री कैनाल को प्रोटेक्शन है किसका? वर्टिब्रल कॉलम का। आगे जगह खाली है, कोलेप्स यानी इसको चिपकने से, ठीक है, चिपकने से बचाने के लिए ये सी शेप के क्या होते हैं? कार्टिलेजनस रिंग्स होते हैं जो यहां पर ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई दोनों ओर लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। लंग्स कहां होते हैं? हमारे थोरेसिक पार्ट के अंदर होते हैं, रिब केज है पूरा ये, ठीक है, ये सिस्टम है पूरा, रिब केज का एरिया है, थोरेक्स पार्ट है, तो रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं ताकि उसको कोई भी हार्म ना हो, ठीक है। जो ये अपने के लंग्स होते हैं ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, हाईली फ्लेक्सिबल, वेस्कुलर और थिन मेम्ब्रेनस, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन वाली होती है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, प्लूरा बोल देते हैं हम लोग, प्लूरा, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो यहाँ दिखाई गई है, और उनके बीच में एक स्पेस है, बिल्कुल माइन्यूट जो है स्पेस होती है, प्लूरल कैविटी, क्या बोलते हैं उसे? प्लूरल कैविटी, जिसमें एक फ्लूइड बना रहता है, प्लूरल फ्लूइड। मैं कह रहा हूं प्लूरा के बीच में खाली जगह, प्लूरल कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ है, क्या? प्लूरल फ्लूइड। जब लंग्स जो होते हैं वो लाइफ टाइम इस तरीके से श्रिंक होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, तो इससे क्या होगा? वो हीटअप ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए उसके अंदर। तो शॉक और इंजरी से बचाने के लिए ये प्लूरल फ्लूइड काम करता है। यहाँ पर इनसाइड द लंग्स बहुत सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, मिलियंस के फॉर्म में होते हैं, millions of balloon-like structures are present inside the lungs known as alveolar sac. alveolar sac बोलेंगे उसको। ये alveolar sac जो होते हैं वो साइट होती है गैसियस एक्सचेंज की। किसकी? गैसियस एक्सचेंज की, जहाँ गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती है आपस में। नीचे की तरफ डायफ्राम है, ठीक है, जो हमारे थोरेक्स और एब्डोमेन को डिवाइड करता है दो पार्ट के अंदर। अब जो हम कहें कि ब्रीथिंग कैसे होती है, हम सांस कैसे लेते हैं, और एल्वियोलाई की सरफेस के ऊपर जो है अपने कहें कि गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले जब रेस्पिरेशन हम करते हैं, रेस्पायर करते हैं, तो क्या प्रोसेस हमें देखने को मिलती है इन ब्रीथिंग। हम बोलते हैं रेस्पायर बोल देते हैं, वैसे हम बोलते हैं इसको ब्रीथिंग प्रोसेस। तो ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? यदि हम फील करें अपने आप को तो हम देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, उस समय क्या होता है? एट द टाइम द रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जस्ट लाइक बाबा रामदेव,
वो करते हैं ना कि भी सांस अंदर लीजिए बाहर लीजिए, वैसे सोचना है इसको, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अपने कहें एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन द रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। क्या हुआ, डायफ्राम नीचे की तरफ गया, रिब केज ऊपर की तरफ आ गया। द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब एयर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, यानी बाहर जो एयर प्रेशर ज्यादा है, अंदर क्या हो गया, कम हो गया। दैट्स व्हाई एयर मूव्स इनसाइड, हवा अंदर चली जाएगी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन, जब हमें बाहर निकालना तो क्या होगा, द रिब केज मूव्स, सी फुला हुआ था, कैसा हुआ, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, नीचे की तरफ गया और अंदर की तरफ गया। एंड डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, जिससे क्या होगा कि जो थोरेसिक चैम्बर है उसके अंदर एयर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और थोरेसिक चैम्बर के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाने से गैसेस क्या आ जाएगी, बाहर। दैट इज ब्रीथिंग। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन रिब केज मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, एयर मूव्स इनसाइड। अब दूसरी तरफ आ जाए, एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन, ठीक है, रिब केज मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, थोरेसिक चैम्बर डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, ठीक है, ड्यू टू विच थोरेसिक चैम्बर, है ना, क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, मींस एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा इन थोरेसिक चैम्बर, एंड गैसेस मूव्स आउटवर्ड, बाहर निकल जाएगी। तो ये चीज है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग तो हो गया, बट अब गैसेस का क्या होगा, गैसेस जो हमने इनहेल की या एक्सहेल की उसका क्या होगा। एक्चुअल में जो आपने कहें कि एल्वियोलाई है, ठीक है, एल्वियोलर सैक जो है उसकी जो सरफेस होती है वो एक तरह से हम कहें सिलेक्टिवली परमेबल होती है, जहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस से O2 ही अंदर जा पाती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट जिसके वो अंदर जा पाएगी। O2 कहां चली गई, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, बिकॉज देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज ऑन द सरफेस ऑफ एल्वियोलाई। तो ब्लड कैपिलरीज की सरफेस O2 को क्या करेगी, एब्सॉर्ब कर लेगी, एंड हियर द हीमोग्लोबिन ऑफ RBC, है ना, कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब वो पहुंच जाएगा कहां पर, टिश्यू के पास, ठीक है, जहां पर उसका यूटिलाइज होना है, उसका यूज होना है। वो O2 हीमोग्लोबिन से टूटेगी और सेल के अंदर चली जाएगी। सेल में उस ऑक्सीजन का यूज होगा डिकम्पोजिशन के लिए, और क्या बन जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये CO2 जैसे डिफ्यूजन से सेल से बाहर निकलेगा, हीमोग्लोबिन फिर बैठा है, कभी हमने आपको रॉ मटेरियल दिया, आप प्रिपेयर्ड मटेरियल दे दो हमें, है ना, तो CO2 मिली उसको, CO2 यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ गया, ऑन द सरफेस ऑफ एल्वियोलाई, और वहां से ये बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है एयर अंदर और बाहर आ जा सकती है। और कौन हेल्प कर रहा है इसमें, RBC, ब्लड, हीमोग्लोबिन, वो इस गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटी सी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एंड फिर ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज का छोटा सा पार्ट है। तो कौन सबसे ज्यादा गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है, एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई जो होती है, ये एल्वियोलर सैक जो है वो इसके अंदर हेल्प करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। इसीलिए इसका डिजाइनिंग इस तरीके से है कि नंबर ऑफ एल्वियोलाई जो है वो बहुत ज्यादा हो, ठीक है। फिर दूसरा ये है कि ज्यादा होंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और गैसेस एक्सचेंज भी ज्यादा होगा। देन हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी ऑन देयर सरफेस, और उसके सरफेस पे ब्लड कैपिलरीज का क्या है, नेटवर्क भी है, जो डिफ्यूजन से जो O2 है उसको अंदर और CO2 को बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो है रेस्पिरेशन के अंदर एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर रेस्पिरेशन की छोटी छोटी दो प्रोसेस पढ़ी, एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस, और किस तरीके से एनर्जी वहां बनती है, ठीक है। तो आप लगातार हमारे चैनल से बने रहिए, इस तरीके से ही इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और वीडियोस मुझे पता है कि आप लोग देख रहे होंगे, और नहीं भी देख रहे हैं तो कम से कम इसको देखिए, ताकि आपको अपनी नॉलेज जो है वो इंक्रीज होगी। आपको ऐसा लगता है किसी और टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो अपने उस चीज को लिख दीजिए कि सर इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाई जाए, तो मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर यानी आपकी उस वीडियो को बनाने का प्रयास करूंगा। ओके।